7 दिसंबर 1941 सुबह के 7:55 हवाई का आसमान बिल्कुल साफ है। अमेरिकन सोल्जर्स अपनी रूटीन ड्यूटी पर हैं और फिर अचानक आसमान से आग बरसना शुरू हो जाती है। जैपनीज फाइटर प्लेन्स सीधा पर्ल हार्बर पर टूट पड़ते हैं और सिर्फ 2 घंटों के अंदर अंदर हिस्ट्री का रुख हमेशा के लिए बदल जाता है। 5 अमेरिकन बैटलशिप तबाह होकर डूब जाते हैं। 16 शिप्स को हैवी डैमेज होता है। 188 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 2400 से ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर्स मर जाते हैं और 1178 अमेरिकन सोल्जर जख्मी होते हैं। ये एक नियर परफेक्ट सरप्राइज अटैक था। ये अटैक सडन ज़रूर था, लेकिन इसकी प्लानिंग सालों पुरानी थी। स्टोरी शुरू होती है 1931 से, जब जापान ने चाइना के रीजन मंचूरिया पर कब्जा किया। फिर 1937 में चाइना के साथ फुल स्केल वॉर शुरू हो गई। जापान असल में वॉर में आ गया। जापान का एक और बेसिक मसला था, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी और इसके साथ साथ ना ऑयल था ना रॉ मटेरियल। इसीलिए जापान ने अपनी पॉलिसी बदली। उसने एक्सपेंशन, मिलिट्री बिल्डअप, फॉरेन टेरिटरीज का कंट्रोल लेना शुरू किया। जापान के लीडर्स को लगने लगा कि वो एशिया पर डोमिनेट करने के लिए बने हैं। नाज़ी जर्मनी और फैसिस्ट इटली की तरह जापान में भी एक अग्रेसिव आइडियोलॉजी पैदा हुई, जिसका नाम ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर था। नाम कॉरपोरेशन का था, लेकिन असल में ये क्या था? ये था एक्सपेंशन, कोलोनाइजेशन, रिसोर्स कंट्रोल। जापान की एग्रेशन बढ़ती गई और अमेरिका के साथ उसके रिलेशन खराब होते गए। जापान हिस्टोरिकली अमेरिका पर डिपेंड करता था। किन किन चीज़ों पर? ऑयल पर, इंडस्ट्रियल सप्लाईज पर। लेकिन फिर अमेरिका ने 1911 का ट्रेड एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया, इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी और फिर सबसे बड़ा स्टेप, जापान ने जर्मनी और इटली के साथ अलायंस कर दी। ये था ट्राइपार्टाइट पैक्ट। ये पैक्ट 1940 में हुआ। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि जापान ऑफिशियली एक्सिस पावर का हिस्सा था और अमेरिका की सिंपैथी ऑलरेडी ब्रिटेन के साथ। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने पहले ही ब्रिटेन को वेपन्स और सपोर्ट देना शुरू कर दिया था, यानी न्यूट्रलिटी सिर्फ नाम की रह गई थी। जापान चाइना में ऑलरेडी वॉर फाइट कर रहा था और ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस, ये सब उसके लिए डेंजरस हो रहा था। इसीलिए जापान ने डिसाइड किया कि रिसोर्सेज साउथ ईस्ट एशिया से लिए जाएंगे और उसका टारगेट था फिलीपींस, मलया, बर्मा और डच ईस्ट इंडीज स्टेट, यानी कि ऑयल रिच रीजन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका इन सब का प्रोटेक्टर था, तो जापान के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गया कि अमेरिका को टेम्परेरीली नॉकआउट करो और उसके लिए पर्ल हार्बर पर अटैक का प्लान किया गया। जापान का गोल सिंपल था, अमेरिकन पैसिफिक फ्लीट को डिस्ट्रॉय करो, उसी के साथ साथ टाइम गेन करो और एशिया में अपनी एक्सपेंशन का प्लान कंप्लीट करो। और प्लान काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अगर इतना खतरा मंडला रहा था और वॉर एक्सपेक्टेड थी, तो अमेरिका रेडी क्यों नहीं था? क्यों उसने पर्ल हार्बर में अपना इतना ज़्यादा नुकसान कराया? तो सच ये है कि अमेरिका को वार्निंग्स मिल रही थी। जनवरी 1941 में टोक्यो से इंटेलिजेंस वार्निंग आई। फरवरी और जुलाई में भी मिलिट्री अलर्ट्स मौसूल हुए। इवन अटैक से 10 दिन पहले तक डायरेक्ट वार्निंग्स मिलती रही, लेकिन उन्हें डेलिबरेटली इग्नोर कर दिया गया। अटैक वाले दिन भी रडार ने जापानीज प्लेन्स डिटेक्ट किए, लेकिन उसे समझा गया कि ये यूएस के ही B-17 बॉम्बर्स हैं। इशू ये नहीं था कि इंफॉर्मेशन नहीं थी, इशू था पुअर कोऑर्डिनेशन का, आर्मी और नेवी के दरमियान कम्युनिकेशन गैप का, इंटेलिजेंस शेयरिंग फेलियर का, यानी कि जापानीज कोड्स डिकोड हो रहे थे लेकिन उसे प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं किया जा रहा था। अमेरिका ये सोच रहा था कि जापान पहले वॉर डिक्लेयर करेगा फिर अटैक करेगा, लेकिन जापान का स्टाइल बहुत डिफरेंट रहा। उसने सरप्राइज फर्स्ट स्ट्राइक किया और अमेरिका ये समझने में फेल हो गया।
कुछ लोग कहते हैं कि रूजवेल्ट को पहले से पता था और वो वॉर ज्वाइन करना चाहता था, इसीलिए उसने वार्निंग्स को डेलिबरेटली इग्नोर किया। लेकिन एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये मैसिव इनकॉम्पिटेंस था। अमेरिका जर्मनी को अपना मेन एनिमी समझ रहा था, जापान सेकेंडरी थ्रेट था, वो एक और फ्रंट ओपन नहीं करना चाहता। पर्ल हार्बर अटैक के बाद जापान अनस्टॉपेबल हो गया। जून 1942 तक मंचूरिया से लेकर ईस्ट इंडीज तक, पैसिफिक से इंडिया के बॉर्डर्स तक जापान ने मैसिव एक्सपेंशन कर लिया। यानी शॉर्ट टर्म में प्लान काम कर गया। लेकिन फिर जापान ने एक क्रिटिकल मिस्टेक की। उसने सिर्फ शिप्स को टारगेट किया, लेकिन वो भूल गया ऑयल स्टोरेज डिस्ट्रॉय नहीं किया, रिपेयर फैसिलिटीज को नहीं छेड़ा गया। और सबसे बड़ी गलती, अमेरिका को यूनाइट कर दिया। अटैक से पहले अमेरिकन अवाम वॉर को लेकर फटी पड़ी थी, लेकिन अटैक के बाद अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, अमेरिकन पब्लिक यूनाइटेड हो गई। वही पब्लिक जो अटैक से पहले डिवाइडेड थी कि वॉर में जाएं या ना जाएं, इसके बाद यूनाइटेड हो गई। हिडन अटैक ने उनका गुस्सा बढ़ा दिया और अब ये वॉर सिर्फ वॉर नहीं थी, ये रिवेंज बन गया था। पर्ल हार्बर एक परफेक्ट टैक्टिकल अटैक था, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पर ये जापान की सबसे बड़ी गलती थी। इस अटैक ने जापान को टेम्परेरी एडवांटेज तो दिया, लेकिन उसे 2 सुपर पावर्स के सामने लाकर खड़ा कर दिया, एक अमेरिका और एक उस वक्त की सुपर पावर ब्रिटेन। और आखिर में जापान हार गया। कहा जाता है कभी कभी एक परफेक्ट प्लान अपनी ही तबाही का सबब बन जाता है, और पर्ल हार्बर इसकी सबसे पावरफुल मिसाल है।